की चले बोल कनिया हिले रे जग जोर दुनिया फिल्म में साना नाना फिल्म में साना नाना होए रे फिल्म में बैठे दो बंगाली फिल्म में बैठे दो बंगाली रसगुल्ला होए रे फिल्म में रसगुल्ला होए रे फिल्म में साना नाना 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 होए रे बोल जगीरा जय जगीरा दम लगा के अरे जोर से बोलो अरे मिलकर बोले अरे भैया बोले अरे दीदी बोले अरे चाचा बोले अरे कुंवर सिंह कुर्बान हुए थे खाकर घास की रोटी कुंवर सिंह कुर्बान हुए थे खाकर घास की रोटी भैया कुंवर सिंह कुर्बान हुए थे खाकर घास की रोटी कुंवर सिंह कुर्बान हुए थे खाकर घास की रोटी आज के कैसे देशभक्त हैं तीसरा दिन है और आज कार्यक्रम की शुरुआत हम नुक्कड़ नाटक के साथ करने जा रहे हैं। हम आपको बताते चले कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार व कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके सौजन्य से हम ये प्रस्तुति उत्सव 2024 अकेली औरत का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करने जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे नुक्कड़ मंच पर आशा रिपटरी पटना की प्रस्तुति ओक्का बोक्का, जिसका लेखन और निर्देशन किया है मोहम्मद जहांगीर ने, और ये आशा रिपटरी छपरा की प्रस्तुति होगी। तो हम देर न करते हुए सीधे नाटक की ओर चलते हैं। तो लीजिए देखिए, प्रस्तुत है आशा रिपटरी छपरा की प्रस्तुति ओक्का बोक्का। तुम समझो रे भाई जी, देखे हमारी ये नौटंकी बात समझ में आएगी। देख के हमारी ये नौटंकी बात समझ में आएगी। हम तुम्हारे ना बने नौटंकी नाचे गाए हाय हाय। हम तुम्हारे ना बने नौटंकी नाचे गाए हाय हाय। तुम्हारे लिए हम नेता बनते बने कभी अधिकारी। तुम्हारे लिए हम नेता बनते बने कभी अधिकारी। अब हम देखो क्या क्या बनते समझो रे कलाकारी। अब हम देखो क्या क्या बनते समझो रे कलाकारी। देखो देखो रे हमरा खेला रे, देखो देखो रे हमरा खेला रे, देखो देखो रे हमरा खेला रे, देखो देखो रे। तेरी बेटी की इज्जत लूटी, अरे हम क्या करें, अरे हाय हाय। तेरी बेटी की इज्जत लूटी, अरे हम क्या करें, अरे हाय हाय। तेरी बेटी की इज्जत लूटी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ नपुंसकों, नपुंसक समाज के कीड़ों। ये मेरी बेटी है, मैंने बचपन से लाड प्यार से पाल। सिर्फ 4 हफ्ते, जी हाँ सिर्फ 4 हफ्ते में पाए गोरी त्वचा। कैसे? फेयर एंड बबली से। विश्वास नहीं होता? तो ये देखिए, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। तो देखा अपने फेयर एंड बबली का कमाल। तो आज ही जाए अपने नजदीकी स्टोर पर और जाकर खरीदे फेयर एंड बबली। यार मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे जीवन में कोई हरियाली ही नहीं। मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। तुम तो हैंडसम भी नहीं हो। मैं एक खास परफ्यूम लगाता हूँ। कौन सा? तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? टॉर्पिको। टॉर्पिको? ये लो मेरा परफ्यूम। कौन सा परफ्यूम? हनी परफ्यूम। और हमारे साथ स्टूडियो में है उस लड़की के पिता। जी हाँ, उसी लड़की के पिता जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कांड हुआ। तो आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपकी बेटी के साथ कब, कहां और क्या हुआ?
इसी तरह के फालतू और वाहियात सवाल मुझसे और मेरी बेटी से पूछे गए। कोर्ट रूम में, पुलिस स्टेशन में, टेलीविजन स्टूडियो में कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार कब हुआ। वो लोग चाहते तो उस लड़की की इज्जत को बचा सकते थे, मगर वो लोग ऐसा नहीं चाहते। वो तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत यूं ही नीलाम होती रहे, लूटती रहे और हम बस खड़े तमाशा देखते रहे। मगर हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। उन्हें इसका जवाब देना होगा। उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने वतन अगले दिन सभी अखबारों ने नेताजी के बयान को प्रमुखता से हेडलाइन बनाया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। शहर में 144 लागू। आज की ताजा खबर, इंटरनेट सेवा बंद। आज की ताजा खबर, शहर में दंगे भड़के। आज की ताजा खबर, पुलिस लाठीचार्ज से 2 लोगों की मौत। आज की ताजा खबर, कर्फ्यू का आज तीसरा दिन। आज की ताजा खबर, 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 आज की ताजा खबर। और अगले दिन सभी अखबारों की हेडलाइन से लड़की को विशेष मोहल्ले से ले जाया गया। दोनों समुदाय के मोहल्लों में तनाव, दंगे भड़कने की आशंका से पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल। और दूसरे दिन दूसरी पार्टी के नेता ने दूसरा बयान दिया। मैं सत्ता पक्ष के नेता होने के हैसियत से दौड़िया पूछो, में हर उस बेटी के साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है जिसके साथ समाज ने एक घिनौना काम किया है। हम सड़क पर नहीं निकल सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, पर अपने घर में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध मजबूती से खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारा महिलाओं के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अमन आर्य, अभिषेक कुशवाहा, विश्वजीत कुमार, विक्की जुएल। इस नाटक का लेखन और निर्देशन किया था मोहम्मद जहांगीर ने। वे अभी अनुपस्थित हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के फिल्म एवं नाटक समीक्षक श्री अजीत राय जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया एरिना में आकर कलाकारों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। अजीत राय जी के लिए 2 तालियां। आप आचार्य पटेल के कोई प्रतिनिधि प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। तालियां बजती रहनी चाहिए आचार्य पटेल की शानदार प्रस्तुति के लिए। चित्रात्मक सत्ता का जो है पैटर्न, तो उसमें किस तरह से उसका वर्चस्व है, वर्चस्ववादी जो नज़रिया है उसके खिलाफ में वो नाटक था। और आज का जो विषय है रंग चर्चा का, महिला रंगकर्म भारतीय परिदृश्य, तो ये दृश्य ये नीचे चला गया है आज का विषय। आज और 28 दोनों का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ही थी, वो ऊपर जा नहीं पाया, तो उसकी वजह से वो आज का जो विषय है वो ढक गया है। और आज के जो वक्ता है उनका भी नाम उसमें है, वो ढका हुआ है। तो आज के इस विषय पर बातचीत के लिए, विमर्श के लिए हमारे बीच इलाहाबाद से आए वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक, नाट्य निर्देशक प्रवीण शेखर जी हैं। तो मैं प्रवीण शेखर जी का स्वागत करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं। उसके बाद दूसरी वक्ता हैं आज के विषय पर बोलने के लिए पटना विमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गौतम, जो रंगकर्मी भी हैं, अभिनेत्री हैं।
विद्या गौतम और वो पर्चा पढ़ेंगे, उसको देखकर बैठिए। तीसरे वक्ता अनीश अंकुर जी हैं, पटना के ही हैं और पटना के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं अनीश अंकुर जी से भी आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। और उधर आ जाइए बीच में। और इस पूरे सत्र को संचालित करने के लिए देश के प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक, कला समीक्षक, मैं इनको सांस्कृतिक पत्रकार बोलता हूँ और ये वैश्विक स्तर पर अपनी समझ रखते हैं सिनेमा के बारे में। बहुत जी आप थोड़ा यहाँ जाइए। अच्छा, फेसबुक लाइव करना और दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि दुनिया तो मैं अजीत राय जी से अनुरोध, आपको तो आता ही होगा मेरे जमाने अजीत भाई आप मंच पर आमंत्रित हैं संचालन के लिए। नमस्कार। आपका जो विषय है महिला रंगमंच भारतीय परिदृश्य, तो अब संचालन का काम अजीत राय जी करेंगे और 1 घंटा का समय है। 6 बजे हम लोगों को किसी भी हाल में आज के विमर्श को समाप्त कर देना होगा। संक्षिप्त में ही संक्षेप। अमाला लाना, कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, उषा गांगुली, अनामिका अक्सर से लेकर नए लोगों में जिनका आज नाटक देख रहे हैं, रशिका आगाशे, ज्योति डोगरा, शारदा सिंह से लेकर बहुत सारे लोग रंगकर में, खुद दिव्या गौतम भी थिएटर करती रही हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। और इस समय हमारे हिंदुस्तान में सभी भाषाओं में औरतों ने और महिला रंगकर्मियों ने एक रंगमंच को नया तेवर प्रदान किया है, क्योंकि औरतें और जो वीमेन डायरेक्टर्स हैं और स्त्री निर्देशिकाएं हैं, वो जब थिएटर को देखती हैं और थिएटर के माध्यम से समाज को देखने की कोशिश करती हैं, तो उनका नजरिया थोड़ा सा अलग होता है, जो पुरुषों से थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि 2-3 अनुभव ऐसे हैं जो केवल औरतों के पास ही होते हैं, जैसे माँ बनने का अनुभव और ये सब, और जैसे पूरे दुख को एक एस्थेटिक्स में बदलने का जो अनुभव है वो केवल औरतों के पास होता है। और ये बहस बहुत पहले से, जब राजेंद्र यादव ने हंस के साहित्य में स्त्री विमर्श और औरतों के बारे में बात करना शुरू किया, और नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक उसके खिलाफ थे, कृष्णा सोपती जैसी बड़ी लेखिका इसके खिलाफ थी कि औरतों का अलग से क्यों होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। और जब दुनिया भर में कान फिल्म फेस्टिवल में केयरिंग फाउंडेशन ने एक मोशन, वीमेन इन मोशन करके पूरा आंदोलन शुरू किया, जिसमें कहा कि दुनिया भर के सिनेमा में औरतों की भागीदारी कम क्यों है। खासतौर से एक जमाने में बैक स्टेज में सिनेमा में औरतें बिल्कुल कम थी। और जब मी टू आंदोलन शुरू हुआ तो हमने देखा कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में औरतों पर शोषण और प्रताड़ना के किस्से नए नए रूपों में जन्म लेकर हमारे सामने आए। तो इस पर, और अभी देखिए मणिपुर की एक है टी शीला देवी। शीला देवी मणिपुर की एक यूनिवर्सिटी पास आउट एक्ट्रेस है, और वो उन लोगों के बीच काम कर रही हैं जिन लोगों में एक तरफ वहाँ अतिवादी लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से की गोलियों से लोग मर रहे हैं, चाहे जिस वजह से, और दोनों के बफर जोन में शीला देवी काम कर रही हैं। उसी तरह से आप देखिए एक वहाँ पर दिल्ली में साजिदा नाम की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने नौटंकी और उसके छाए होती संस्कृति के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। मुंबई में भी बहुत सारी लड़कियां अपने थिएटर को लेकर सामने आई हैं। बिहार में थोड़ा कम है उस तरह से, क्योंकि बिहार में एक अलग तरह का समाज है, लेकिन फिर भी बिहार में भी बहुत सारी लड़कियां चारों तरफ काम कर रही होंगी।
जिनकी जानकारी हमें कम है। उत्तर प्रदेश में जैसे आजमगढ़ में ममता पंडित हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन इन लोगों का कोई सामूहिक उपस्थिति रंगमंच में दर्ज नहीं होती सिवाय दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के। तो इलाहाबाद में भी मुझे याद नहीं है और बनारस में याद नहीं है कि कोई पुरस्कार तो मिल जाते हैं, जैसे संगीत नाटक अकेडमी के युवा पुरस्कार मिल जाते हैं, लेकिन उन महिला रंगकर्मियों की बड़ी उपस्थिति जब तक कि उनके साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय या कोई बड़ी संस्था और बड़ी प्रोडक्शन कंपनी नहीं जुड़ती हैं, तब तक उनका कोई बहुत बड़ा नाम और उनके काम को पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा प्रवीण शेखर से, जिन्होंने शायद सिमोन दे बोवियर के, एक बार मुझे याद है, मैं भूल नहीं रहा हूं तक, उनकी सुप्रसिद्ध रचना जो औरतों के बारे में है, द सेकंड सेक्स पर नाटक किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इलाहाबाद का रंगकर्मी इतनी बड़ी रचना पर नाटक कर देगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। आदरणीय मंच और दोस्तों, संजय भैया ने जब पटना में बोलने के लिए मुझे आदेश दिया तो मैंने अतिरिक्त सजगता बरतते हुए कुछ नोट्स लेने शुरू हुए, क्योंकि पटना के बौद्धिक समाज, यहाँ के युवा साथियों के बीच बोलना होगा। ऐसे नोट्स लेने में लगभग एक कच्चा पक्का एक आलेख तैयार हो गया, लेकिन पूरे आलेख का पाठ करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि समय की सीमा है और हम सबको अभी इसके बाद नाटक से जुड़ना है। पूरा आलेख ना पढ़ के बीच बीच के कुछ हिस्से पढ़ूंगा, और आलेख कभी प्रकाशन की स्थिति आई तो आप विस्तार से इसमें सारी सूचनाएं, सारी जो कच्ची पक्की स्थापनाएं हैं उनका विवरण आप पढ़ सकेंगे। ये लगभग एक रेट्रोस्पेक्टिव या बर्ड्स आई व्यू जैसा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि थिएटर की अपनी एक खूबी है और उससे अपेक्षा होती है, या कोई भी कला माध्यम कि अपने समय को कैसे डॉक्यूमेंट करता है, अपने टाइम और स्पेस को कैसे डॉक्यूमेंट करता है, इतिहास को कैसे लिखता है, उसकी पक्षधरता क्या है, और इस पूरी प्रक्रिया में अपने साथ शामिल सभी के, और ख़ास तौर से आधी दुनिया की आबादी, स्त्रियों की उपस्थिति, उनके स्वप्नों, उनके संघर्षों, उनके संकल्पों को कैसे दर्ज करता है, उसका पाठ या अंतर्पाठ कैसे करता है। अगर ये सब ना हो तो थिएटर एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, कुछ इमेजेस, कुछ विजुअल्स, कुछ कंपोजिशन ही बनकर रह जाएगा। पूरे इतिहास, पूरे कंटेंट, पूरे क्राफ्ट की बात करें तो ये साफ देख सकते हैं कि स्त्रियां अपनी पूरी शक्ति के से उसे लैस होकर इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। न सिर्फ बनती है बल्कि खुद को स्थापित करती है। अब कुछ इतिहास की ओर कुछ देर के लिए जाऊंगा, लेकिन समय रहते ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। भारतीय स्त्री की छवि यानी इमेज, उस इमेज का क्रिएशन, इमेज बिल्डिंग, इमेज कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन, असेंबलिंग और रीअसेंबलिंग को देखने और वर्षों से देखते रहने के बाद एक अमेरिकन चिंतक सुसन सी टैग का एक वाक्य है कि कैसे छवियां वास्तविकता को खत्म कर देती हैं। वो कहती हैं कि इन छवियों की मायावी दुनिया ने हमारे समय में दुख के अनुभव तंत्र को एक बड़ी हद तक भावशून्य बना डाला है। एक सिंगोवियन कहावत है कि until the lions tell his side of the story, the tale of the hunt will be always glorify the hunter. जब कल्पना कीजिए कि जो शिकार कथा होती है, अगर शेर
खुद वो कहानी सुनाने पे आ जाए तो वो कौन सी कथा सुनाएगा? अगर ये आलेख कोई महिला रंगकर्मी, कोई महिला हिस्टोरियन पढ़ रही होती या लिख रही होती या बाँच रही होती तो क्या लिखती? यानी किस तरह से एक महिला रंगकर्मी वो इतिहास को, अपने संघर्ष को और उसके ऊपर से जो पूरा वक्त गुजरा उसको जब दर्ज करेगी तो वो शायद उसका रूप, उसका रंग, उसकी शक्ल इस मेरे आलेख से अलग होगा। अब इतिहास की ओर जाए उसके पहले आप थोड़े से मैथोलॉजिकल जो रेफरेंसेस मिलते हैं उनको देख सकते हैं। नाट्यशास्त्र में स्त्रियों की उपस्थिति, उनकी मौजूदगी के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। एक आवश्यक परिस्थिति मानी गई है। आपने पढ़ा होगा कि आचार्य तंडु की रेपर्टरी में चारुकेशी, मंजुकेशी, सुकेशी जैसी एक्ट्रेस हुआ करती थी। यानी नाट्यशास्त्र में एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्त्री को बताया गया है। इसके साथ नीलमत पुराण में थिएट्रिकल और ड्रामेटिक एक्टिविटीज में महिलाओं की भागीदारी दर्ज है। आचार्य क्षेमेंद्र रचित समय मातृका, कश्मीरी कविल्हण ने कर्नाट, राज्य में जो विक्रमोदेव चरितम लिखा उसमें उन्होंने कश्मीर को शारदा देश कहा। उनके प्रदर्शन में अनेक दक्ष महिलाओं का उल्लेख मिलता है। कल्हड़ की रजत रंगिणी और जयशंकर प्रसाद के निबंध रंगमंच में कई सारे मैथोलॉजिकल और ऐतिहासिक रेफरेंस देते हुए ये बताया गया है कि कैसे पूरी सदी में और ईसा पूर्व महिलाओं की उपस्थिति रंगमंच में रही है। जितना संदर्भ और स्रोत मिलता है उसको लेकर कुछ चिटपुट बातें और सन 1920 से लेकर 1940 के बीच का दौर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इससे आप असहमत हो सकते हैं, माना जाता है। जब प्रमुख पत्रिकाओं जनरल्स, चांद, माधुरी, सुधा, गंगा आदि में गंभीर बहसें हुआ करती थी। उनमें एक डिबेट अक्सर होता था और छपता भी था कि महिलाओं का रंगमंच पर स्थान, खास तौर से अभिनेत्रियों का। अभिनेत्रियों को एक समाज के बहुत खराब दर्जे की तरह से देखा जाता था और कहा जाता था कि वो यूरोपीय शैलियों की नकल करते हुए खुद को अर्धनग्न होकर प्रदर्शित करती हैं। उनका पब्लिक स्फीयर में होना देश की नैतिक अखंडता के लिए कड़ा प्रतिकार या बड़ा उल्लंघन जैसा देखा जाता था। इस संबंध में एक चर्चित लेख 1932 में सुधा के वॉल्यूम 2 संख्या 2 में छपा, जिसे बाद में आनंद जनरल 2007 के वॉल्यूम 1 में फिर से प्रकाशित किया गया। ये लेख सिनेमा, हिंदी थिएटर और पार्सी थिएटर पर केंद्रित था। यहाँ तक कि जो अभिनेत्रियों की जो महिला समर्थक थे उनके लिए भी रंगमंच की पवित्रता प्राथमिक चिंता बन गई। कुमारी सरस्वती ने सन 1931 में माधुरी पत्रिका में एक लेख लिखा, रंगमंच में स्त्रियों का स्थान, जिसमें वह महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करती है। उनका कहना था कि रंगमंच का उद्देश्य लोगों तक पहुंचना है, इसलिए आवश्यक है कि जैसे प्राचीन काल में ऋषियों की पत्नियां रंगमंच पर आने के लिए प्रेरित करती थी, वैसा ही आज की स्त्रियां भी प्रेरित हो। सरस्वती ने आगे लिखा कि महिलाओं को ही रंगमंच को शुद्ध करना होगा, जो व्यवसायिक कारणों से अपवित्र हो गया है, और यह अनैतिक महिलाएं ही दर्शकों और महिलाओं को रंगमंच से दूर रखने के लिए जिम्मेदार है। ये सब बातें और बहसें उस मध्य वर्ग की धारणाओं को ही मजबूत करती थी कि थिएटर, सिविल सोसाइटी के अन्य माध्यमों जैसे शैक्षणिक संस्थान जैसे ही माध्यम और प्राचीन काल के ऋषियों की पत्नियों की तरह महिलाओं को समाज सुधार में मदद करना था। उन्होंने उन कामकाजी अभिनेत्रियों को छोड़ दिया, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की, जिनकी पहचान और आजीविका थिएटर करियर से जुड़ी थी। वह थिएटर को एक नए हिंदू सभ्यता
और उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़कर देखने पर जोर था। पूरे दौर में अपवित्रता के लिए महिलाओं को देखा गया। प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, स्टेक होल्डर्स, दर्शकों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। फिर ऋषियों की पत्नियों जैसी स्त्रियों की तलाश थी, लेकिन ऋषियों जैसे पुरुषों की नहीं थी। इस विषय पर बातचीत में एक बात और देखी जानी चाहिए कि अधिकांश नाटकों यानी रचना के भीतर स्त्रियां अपना दायरा कैसे बना रही थी। या अपना स्पेस कैसे गढ़ रही थी, किस तरह से मुखर है, या उनकी खामोशियां, सन्नाटे या साइलेंसेस को कितना तोड़ रही है या बदल रही है। यह रूप, माया, माता, दुखियारी इमेज से कितना अलग है, जो शराब पीकर आए पति से रात में पिटने के लिए अभिशप्त है। वहां से लेकर मेट्रोपोलिस औरत यात्रा के बीच उसके पड़ाव क्या क्या रहे हैं, और जो काम करती है, लड़ती है, चीखती है, जो अपने को, अपने लोगों को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, ठहाके लगाती है, गाती है, किसी भी तरीके से बैठ सकती है, चल सकती है, बिना लाग लपेट के सीधे बात करती है। वो औरत जो निर्माता है, संगठन करता है, संघर्ष करती औरत, यानी अंग्रेजी में पढ़े सोचे मध्यवर्ग, उच्च मध्यवर्ग के आत्मकेंद्रित पुरुष वर्चस्व वाले समाज के और उसकी सोच से हटके। महिला रंगकर्मियों के योगदान को नाटककार, अभिनेत्री, निर्देशक, समीक्षक, संगठनकर्ता, डॉक्यूमेंटेशन आदि पक्षों को लेकर हाईलाइट किया जाना चाहिए। पहले नाटककार के रूप पर ही एक निगाह डालनी चाहिए। परंपरागत बंधन, घरेलू काम में व्यस्तता के बावजूद 90% लोक साहित्य महिलाओं द्वारा लिखा गया है, लेकिन पुरुष वर्चस्व के कारण इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और उसके टेक्निकल मीडियम में यह कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण आदि से थिएटर और ड्रामा की दुनिया अलग है। नाट्य लेखन, समाज और मंच समीक्षा, औरतों को घर की चारदीवारी से निकलने में अनेक बाधाएं रही हैं। नाट्य लेखन के इतिहास में उन्हें जगह देने में कंजूसी बरती गई है। भारतीय युग का एक नाटक है गोपीचंद। हमें से कितने लोगों को यह बात मालूम है कि इसकी लेखिका शीला देवी। ये नाटक राजा गोपीचंद के संन्यास और उनकी पत्नियों सुलक्षणा और पूजा के बीच स्नेह भाव का वर्णन है। इसमें नए प्रयोग हुए, इसमें लोक शैली का प्रयोग है, गीतों में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं, इसमें स्त्री विमर्श का भी स्पर्श है। 1944 में तारा देवी ने देवयानी नाटक लिखा। 5वें और 6ठे दशक नाटकों के का विवरण भी है, उन नाटकों में है क्या ये भी मैंने लिख रखा है, लेकिन अभी उन नाटककारों के नाम आपसे शेयर कर ले रहा हूँ। 5वें और 6वें दशक में कंचन लता सब्रवाल, उनके अनेक नाटक मिलते हैं। फिर हिंदी में मन्नू भंडारी, कुंभा जैन, मालती श्रीखंडे, मृदुला गर्ग, शांति मेहरोत्रा, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, रेखा जैन, मीरा कांत, गिरीश रस्तोगी, नादिरा बब्बर, अलका सरावगी, उमा झुंझुनवाला आदि के नाम नाटककार के रूप में मिलते हैं। मराठी में 1842 में महाराष्ट्र में औरतों के बीच शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। 1885 से 1950 के बीच मराठी भाषा की 66 कवियत्रियों का जिक्र किया, उनकी कविताएं। पहली नाटककार हीराबाई को लेकर, और कुछ लोग पहली नाटककार सोनाबाई केरकर को मानते हैं। इनके नाटक 1895 के आसपास प्रकाशित हो चुके हैं। काशीबाई फड़के का नाटक 1896 में आ गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गिरजाबाई केरकर, मालती तेंदुलकर, आनंदीबाई किर्लोस्कर, सुधा साठे, मालतीबाई बेडेकर, कमला प्रभु,
उमाबाई सहस्रबुद्धे सही 95 का नाम उल्लेखित है। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्त्री मुक्ति दिवस के मौके पर ज्योति मापेस्कर का नाटक बेटी आई है पूरे देश में खूब खेला गया। बाल रंगमंच के क्षेत्र में सुधा रंबाकर और संगीत नाटक में जयमाला शिलेदार का नाम लिया जाता है। गुजराती में धीरूबेन पटेल, लीलावती मुंशी, हंसा मेहता, शांता गांधी, बांग्ला में तृप्ति मित्रा, पंजाबी में शीला भाटिया, उर्दू में शीला भाटिया, जोहरा बेगम, आबिदा हुसैन, हमीदा बर्नी, रजिया सज्जाद जहीर, इस्मत चुगताई, इन सब के नाम आते हैं। अनुवाद में बड़ा योगदान सरोजनी वर्मा, प्रतिभा अग्रवाल, सांत्वना निगम, रति बार्थोलेमू, यामा सराफ, उमा गुप्ता, उमा झुंझुनवाला के नाम हैं। निर्देशन के क्षेत्र में देश में जिन महिलाओं का नाम सम्मान से और आदर से लिया जाता है उनमें से कुछ हैं जाहिदा जैदी, विजया मेहता, शीला भाटिया, नादिरा बब्बर, उषा गांगुली, वीणा पाड़ी चावला, अनुराधा कपूर, माया राव, नीलम सिंह चौधरी, अनामिका हक्सर, त्रिपुरारी शर्मा, बी जयश्री, अमाल अलाना, उमा झुंझुनवाला, अनुभा फतेहपुरिया, सोमिनी सेन गुप्ता, वीणा शर्मा, रसिका आगाशे, ज्योति डोगरा, कीर्ति जैन, पूर्वा नरेश, शारदा सिंह, सविता रानी आदि। 1990 के दशक में रंग भाषा बदलने में जिन महिलाओं का योगदान रहा है, जिनके काम में स्त्रीवादी दृष्टि, अलग स्पेक्टिकल और देह से अलग उनके प्रयोग की चर्चा हुई, उनमें अनुराधा कपूर, माया राव, अनामिका अक्सर, उषा गांगुली, कीर्ति जैन, अमाल अलाना, नीलम सिंह चौधरी आदि का नाम लिया जाता है। अभिनय में मराठी में लालन सारंग का नाम नाटक के बॉक्स ऑफिस के इतिहास में दर्ज है। भक्ति बर्वे, वंदना गुप्ते, सुलभा देशपांडे तो सुपरस्टार थे। मराठी में 1867 में ही मीराबाई, ताईबाई, विठाबाई, महालसाबाई ने रंग मंडली बनाकर इतिहास रचा। यानी 1867 में ही महिलाओं ने अपना रंग मंडल बना लिया था मराठी में। आज इरावती कर्णी जैसी अभिनेत्रियों को विश्वसनीय अभिनय के लिए जाना जाता है। बांग्ला में नटी विनोदिनी दासी, आरती भट्टाचार्य, अंजना बोस, अर्पिता घोष, अनाशुआ मजुमदार, शावली मित्रा, तृप्ति मित्रा, चित्रा सेन, स्वाति लेखा सेन गुप्ता, सोनी सेन गुप्ता के नाम लिए जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जोरा सहगल, सावित्री हसनैन, उषा गांगुली, उमा झुंझुनवाला, अनुभा फतेहपुरिया, पूजा स्वरूप, शीना खालिद, ज्योति डोगरा, हिमानी शिवपुरी, शारदा सिंह, सुरेखा सिंह, हेमा सिंह, उत्तरा बावकर, मीता वशिष्ठ, रविजीता गोगोई और बिहार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम आते हैं। नूर फातिमा के, मोना झा के, यसीमा भट्ट के, रश्मि वर्मा के, और नई पीढ़ी में तो अनेक नाम हैं जो आप जानते हैं। दस्तावेजीकरण और नाट्य आलोचना के क्षेत्र में शांता गोखले, प्रतिभा अग्रवाल, कविता नागपाल, रश्मि वाजपेयी, गिरीश नस्तोगी के नाम इतिहास में दर्ज है, क्योंकि उनकी वजह से हम बहुत सारा इतिहास जान पा रहे हैं। कई स्टारवर्स के बनने और उनकी निर्मित में उनकी पत्नियों का बड़ा योगदान रहा है। हमेशा उन्हें फला की पत्नी जाना गया, लेकिन अब समय आ गया है कि उनको अलग से बात होनी चाहिए। मोनिका तनवीर, मूलतः वह कोलकाता की थी। हबीब तनवीर के नाटकों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो वही थी। इसके अलावा वह उनके नाटकों की पहली पाठक और आलोचक भी थी। ये भी खास बात है कि हबीब तनवीर को पहला ट्रिक आधुनिक रंगमंच में जो उन्हें रंगमंडल बनाने की पहली प्रेरणा या बनाकर देने वाली बेगम कुदसिया जैदी थी। उन्होंने हबीब तनवीर से माटी गाड़ी नाटक मंचित करवाया। इसके बाद उनसे एमएसएन जुड़ी। तृप्ति मित्रा, शंभु मित्रा की पत्नी, रोशन अबकाजी, सुधा शिवपुरी, रेखा जैन और रत्ना पाठक शाह, जिन्हें कई बड़े नामों
कि कई बड़े लोगों की पत्नियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका योगदान देखिए तो बहुत गाढ़े ढंग से हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अच्छा ये है कि थिएटर की नामी हस्तियों विनोदिनी दासी, गुलाबबाई आदि से लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उन पर नाटक लिखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियां अपने आप में बड़ा वक्तव्य है। ये जानना और दिलचस्प हो सकता है कि 1959 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कितनी महिला कलाकारों ने अलग अलग विधाओं में अभिनय, निर्देशन, मंचशिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनमें हम कितनों को जानते हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी या जो बिसरा दी गई, उनका क्या हुआ? दृश्य से गायब हो जाने के पीछे क्या कारण थे? और आखिर में कंक्लूजन, ये कंक्लूजन नहीं है, अधूरा है, ये भी आना बाकी है। ये कब लिखा जाएगा, कौन बयान करेगा, कौन पूरा करेगा, ये नहीं पता। सिनेमा से एक संदर्भ लेकर अपनी बात पूरी करूंगा। साल 2007 में अनिल मेहता ने माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाई, आजा न चले। उस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट अपने शहर के थिएटर को पुनर्जीवित करती है, वो स्थानीय लोगों को रंगमंच से जोड़ती है, सब लोग मिलकर एक नाटक तैयार करते हैं और मनोरंजन के साथ अपनी कम्युनिटी की समस्याओं को नाटक का विषय बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। ऐसी हमारी हर भाषा परंपरा में नायिकाएं मौजूद हैं। एक उदाहरण आप यही देख सकते हैं कि ये शारदा सिंह ने जो ये रचा है, ये रंग आयोजन, थिएटर फेस्टिवल, एम्बियंस, बाहर की परफॉर्मेंसेस, हम ऐसी चीज़ों को दरअसल जब इतिहास लिखते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने अपने अधूरे और आड़े तिरछे वक्तव्य में जिन की प्लेयर्स का नाम लिया है या उनका जिक्र आया है, ये अपने तरीके से एक नए ट्रेडिशन को उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन ये सूची अधूरी है। इन्होंने अपने तरीके से थिएटर में बहुत कुछ विकसित किया, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लोगों को जागरूक किया है और अपने सौंदर्य विकल्प और कथा आधार और सिद्धांत संबंधी चिंताओं को लेकर एक क्रिएटिव रचनात्मक आकार दिया है। अभिनेत्रियां, महिला नाटककारों, आलोचकों, समीक्षकों, महिला निर्देशकों, संगठनकर्ताओं ने जो नैरेटिव गढ़ा है वो एक्सप्रेशन और फॉर्म विकसित किए हैं, निर्मित किए हैं, उसने हमारे सांस्कृतिक जीवन, प्रदर्शन और हस्तक्षेप के तरीकों को बदला है। इन सब ने सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में और उसके कैटलिस्ट के रूप में या दोनों के रूप में महिलाओं ने थिएटर को बदला है, संवारा है, रचा है। धन्यवाद। शुक्रिया प्रवीण चेतर जी, आपने बहुत विस्तार से इतिहास और वर्तमान के बारे में बात की। मैं आप सबको ये चीज़ याद दिला दूं कि जिसको हम आधुनिक भारतीय रंगमंच कहते हैं, इसका जन्म और इसकी शुरुआत पारसी थिएटर के बाद लाहौर में होती है। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, एक आयरलैंड की महिला थी, उसका नाम था नोरा रिचर्ड्स। उसके पति दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और जो हमारी पहली पीढ़ी जो थिएटर से सिनेमा में गई, जिसमें बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी आदि थे, और वो लोग जाहिर पारसी रंगमंच ये जंक्शन था। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का दौर माना जाता है कि एक पुरानी बोली से आधुनिक हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, उसी तरह वो जंक्शन था जिसमें नोरा रिचर्ड्स ने इन सबको आधुनिक रंगमंच से परिचय कराया। और नोरा रिचर्ड्स पर अमृतसर के केवल धालीवाल ने एक नाटक भी किया है और उन्होंने अंद्रेटा में, हिमाचल प्रदेश के अंद्रेटा जगह में एक पूरा नाट्यग्राम बनाया था, जो बाद में पटियाला यूनिवर्सिटी को उन्होंने दान दे दिया था। वहाँ से भी शुरुआत होती है, मानी जाती है। और जो कुछ नाम कुछ और अभी हमारे पास चर्चित होते हैं, जिनको सिनेमा एक नई रोशनी और चमक दे देता है। जैसे मान लीजिए नीना गुप्ता हैं, हिमानी शिवपुरी हैं, नीता वशिष्ठ हैं, और ये सब लोगों को सिनेमा ने एक नई चमक दी। लेकिन ये तीनों लोग अपने नाटकों के कारण
जाने गए। एक एनएसडी की नई एक्ट्रेस है और डायरेक्टर है स्वाति दुबे, जबलपुर की है, जिनका नाटक अगरबत्ती इन दिनों चर्चा में है। और अगरबत्ती का थीम यदि आप विषय सुनेंगे तो दिल दहल जाता है। वो बेहमई में फूलन देवी ने जो नरसंहार किया था उसकी विधवाओं के बारे में वो नाटक है। बाद में वो नाटक काफ़ी, अभी उसका 50वां शो पूना में होकर उलटती हैं। तो मैं दिव्या गौतम से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर प्रकाश करें। थैंक यू अजीत सर, थैंक यू प्रवीण सर। बहुत डिटेल में इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बात की कि कैसे महिला रंगकर्मी के बारे में हम लोगों की जानकारी बहुत कम है। और जब संजय सर ने हमें इस टॉपिक के बारे में जब बताए तो फिर जब मैं इस पे पढ़ना शुरू की तो बहुत सारे जो प्रवीण सर ने आपको अभी बताया, मैं 10 साल 12-15 साल से नाटक को पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ। और कई ऐसी महिला अभिनेत्री हैं जिनको मैं पहली बार इसके ऊपर जब मैं पढ़ना शुरू की तो मुझे पता चला कि अच्छा ये भी प्ले राइट्स हैं, ये भी निर्देशक हैं। क्योंकि जब भी हम लोग नाटक पढ़ते हैं, नाटक करते हैं तो ज़्यादातर जो मेल डायरेक्टर्स हैं, और यहाँ भी जब आप पटना में भी जब देखेंगे तो जब नाम आपके मन में सबसे पहले जब आता है तो उन्हीं लोगों का नाम आता है। जब महिला डायरेक्टर्स के नाम आपको साइलेंट दिखेंगे और ये इनविजिबिलिटी जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और ये जो शुरुआत शारदा मैम ने किया है, पिछले साल भी मैं इस नाट्य महोत्सव में आई थी जिसमें महिला रंगकर्मियों और उनके नाटक दिखाए जा रहे हैं, उनके द्वारा निर्देशित नाटक जो दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में एक ज़रूरी इंटरवेंशन है। और उसके अलावा भी अगर आप बात करें, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको देखते समझते भी हैं। जब आप ये रंग चर्चा के बोर्ड में लिस्ट में देखेंगे तो एक महिला रंगकर्मी बस एक आप हमें ही देख रहे हैं, बाकी सब पुरुष ही यहाँ पे आपको दिखेंगे। बाहर जब आप जब नुक्कड़ नाटक में भी देखेंगे तो उसमें निर्देशक, हाँ बिल्कुल उनके सब्जेक्ट्स बहुत ही महिलाओं के इश्यूज पे हैं, लेकिन इनको करने वाले, इनको निर्देशित करने वाले, इनको लिखने वाले वो पुरुष ही आपको ज़्यादातर दिखेंगे। तो इस जगह पे और ये इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जैसा कि जब शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत में ही संजय सर ने आप लोगों को बताया था कि ये पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके, रोड से लेके कहीं भी जाएं, ट्रेन में जाएं, तो अगर आप रेशियो देखें तो 90-10 का ही रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और ये नाटक और जो ये रंगमंच है वो उससे अलग नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। शुरुआत में मेरी भी सोच थी कि ये एक आइडियल प्लेस है, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो मैं एकेडमिक बातचीत से इधर मैं ये बात, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये एक महिला रंगकर्मी जिनको हम लोग नहीं जानते या वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं बहुत दिनों तक अपने इस क्राफ्ट को, अपने एक्टिंग को, अपने इस एक्टिंग प्रोफाइल को, तो उसका रीज़न बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे जब मैं अपनी बात करूं तो कॉलेज में जाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस में जाऊं, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 9 बजे घर पहुंचते हैं तो एक्सपेक्टेशन आपसे ये भी रहता है कि आप घर के काम को भी आप उतनी ही जिम्मेदारी से निभाएं। तो ये जो डबल ट्रिपल वर्कलोड जो महिला रंगकर्मियों और महिलाएं जो काम कर रही हैं उनके ऊपर है, और इस वजह से भी वो एक समय के बाद जब आप ज़्यादातर महिलाओं की जब शादी हो जाती है, अगर वो आप रंगकर्मी नहीं हैं और रंगकर्मी होते भी हैं तो वो उनका जो आप कह सकते हैं कि रोल चेंज हो जाता है। आप एज
एज अ पार्टनर जब आप उनके साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होने के बाद आपके एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पितृसत्तात्मक समाज है और पितृसत्तात्मक सोच है। तो ये आपको रंगकर्म में भी मिलेगा। आप जब नाटक देखते हैं तो नाटक को किस तरह से कहा जाता है उसको भी आप अगर रीड करते हैं तो बिल्कुल अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई महिला उसको लिखी है या कोई महिला अगर उसको डायरेक्ट की है तो उनके लिखने का, और उनको जैसे आप सेकंड सेक्स की बात करें तो जो सिमोन दे beauvoir जो लिखी हैं उसको अगर आप रंगमंच पे कोई महिला अगर उसको डायरेक्ट करती हैं, महिला अगर उसको नाट्य रूपांतरण करती हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग होता है। ये स्टैंड पॉइंट्स भी हमें समझने की ज़रूरत है कि कई बार हमें लगता है कि जब क्यों महिलाओं के बारे में महिलाएं ही क्यों बात करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि महिला होकर के भी महिलाओं की दुश्मन है, जो कि कई बार बोला भी जाता है कि महिला होकर के महिलाओं की स्थिति नहीं समझती हैं। तो महिलाएं भी उतनी ही पेट्रियार्कल हो सकती हैं। बायोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होता है कि आई हैव ब्रेस्ट एंड वेजाइना, इस वजह से मेरी सोच जो है वो अलग हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वो पेट्रियार्कल सोच महिलाओं की भी हो सकती है, वो भी उतनी ही क्रूर भी हो सकती हैं, और उसमें बायोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी समझ से बायोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं है। और जब हम नाटक करने की बात करते हैं तो हम भी कई बार जब शुरुआत में जब नाटक करना शुरू किए तो यही चीज़ें दिमाग में आती। कई लोग हमारे आसपास भी, हमारे रिलेटिव्स भी, कई सारे लोग जो है नाटक करते थे, लेकिन अगर वो पुरुष है तो उनको कुछ कहा नहीं जाता था। तो अगर मैं नुक्कड़ नाटक करती थी, दूसरे दिन अगर पेपर में छप जाने के बाद मुझे इस बात की डर था कि कहीं पड़ोस के लोग जो हैं वो आकर के बोले नहीं, क्योंकि ये बोलते भी थे कि आपकी बेटी को देखें कि रास्ते में नाचती फिरती है और नाचने के बाद एक गमछा लेकर के पैसे भी मांगती है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप जब फेस करते हैं, और ये फेस करना बहुत मुश्किल है। हर रोज़ आपकी लड़ाई है, आप हर रोज़ आप घर जाते हैं, आपको यही सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो इन सारे जो प्रेशर्स हैं उससे निकल कर के महिला अगर विजिबल हो पा रही है तो ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने स्पेस में और अपनी जगह पे ये कोशिश करने की भी ज़रूरत है कि वो स्पेस कैसे तैयार करें। कई बार हम जब कुछ दिन पहले मैं जब महिला उपन्यासकार के श्रद्धांजलि समारोह में गई तो उसमें भी जितने भी जो मंच पे बैठे हुए थे उसमें एक महिला को छोड़ करके बाकी सब पुरुष थे। बिल्कुल वो भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं जानती हूँ कि उनका रिस्पेक्ट है, सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये टोकनिज्म जो किया जाता है, ये टोकनिज्म से हमें निकलने की ज़रूरत है कि हाँ उनकी भागीदारी हो। महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं। दलित महिलाओं का भी स्पेस बने, और जो ज़्यादातर समय जब हम दलितों की भी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं या मजदूरों की भी बात करते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशंस अभी भी बहुत कम है। इस पे काम करने की ज़रूरत अभी है, और हमें जिस तरह से ये नाट्य महोत्सव ने सीरियसली इस पे कोशिश की है, आगे आने वाले समय में हम और इसके ऊपर कोशिश करें कि महिला रंगकर्मी, महिला निर्देशक, महिला प्ले राइट्स, इनकी विजिबिलिटी, स्टैनिस्लाविस्की, ब्रेख्ट हमारे दिमाग में आते हैं तो महिला प्ले राइट्स जो हैं वो भी हमारे दिमाग में आए, उनका ट्रीटमेंट वो कैसे लिखती हैं, और फेमिनिस्ट नज़रिया, एक नारीवादी नज़रिया कैसे है नाटक को समझने के लिए, नाटक को करने का, वो भी हमें ज़रूरत है समझने की और करने की। शुक्रिया। मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसन्न का संपादक हुआ तो उसमें पहला हम लोगों का हमारी कोशिश ये थी कि उसमें 3 एक्ट्रेस पर हमने विशेष कहा कि इस पर जाना चाहिए, जिन पर उनकी जिंदगी में कोई बड़ा आर्टिकल नहीं छपा था। मैं ताज्जुब कर रहा था कि 20 सालों से रंगमंच करने के बाद भी
एक थी प्रीता माथुर, जो दिनेश ठाकुर की कंपनी की रीढ़ है। जैसे ये बता रहे थे आपने कि उनकी पत्नियों के बारे में हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते, मोनिका तनवीर के उदाहरण है। प्रीता माथुर बड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई नाटकों के हजार शोज किए हैं। दूसरी थी अनुभा फतेहपुरिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही नाटक में लगा दिया, श्यामानंद जालान की पदार्थिक कंपनी की रीढ़ बनी। तीसरी थी रमनजीत कौर, जो नीलम सिंह चौधरी की सुपर एक्ट्रेस हैं और वो कोलकाता में हैं। हमने उनमें भेज कर उसको कोशिश की उसको करने की। जब रंगमंच के चंद्रगुप्त की बात आई तो इसमें संजय उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान है कि मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल में इन्होंने जिस तरह से लड़कियों को स्पेस दिया और उनको इंडिपेंडेंट बना। एक दलित लड़की है इनकी स्टूडेंट, सिंधु धौलपुर है, वो काउंसलिंग करती है आजीविका के लिए और भोपाल में जेलों के कैदियों के बीच काम करती है। एक इनकी और स्टूडेंट है मुस्कान गोस्वामी, वो अपने घर से भाग कर जाकर और बॉम्बे में उसने बहुत बड़ा अपना मुस्कान थिएटर लैब बना दिया है और वो ब्रॉथेल के लड़कियों को जो रेस्क्यू किया जाता है उनके बीच नाटक करती है। एक अनघा देशपांडे हैं जो गोवा में काम करती हैं। पूर्वा नरेश को तो बहुत हाईलाइट मिल गया। एक लड़की है प्रियंका शर्मा, दिल्ली में है, वो उसने अपना सारा कुछ सिविल लाइंस में जिस तरह से थिएटर लैब बनाया और जिस तरह से वो इटली उटली तक नाटक करके, ये सारी जो आज की लड़कियां हैं उन्होंने समाज के बने बनाए ढांचे को तोड़कर और ये परवाह न करते हुए कि लोग क्या कहेंगे। ये मैं मान सकता हूं कि दिल्ली और मुंबई और भोपाल में भी एक हद तक पटना से ज्यादा थोड़ा खुलापन है और वहाँ लोगों के मतलब उस तरह की निगाहें कम हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके भी स्ट्रगल है। और वो बहुत ढंके की मकरंद देशपांडे की एक एक्ट्रेस है प्रीति वर्मा, वो एक साधारण मुजफ्फरनगर जो इतना अजीब कंजर्वेटिव इलाका है वहां से गई है और वो बंबई में अलग से। मैंने जानना चाहा कि मुंबई में जो ये महिला रंगकर्मियों की मैंने जवान अभी ताजा जो निकली हैं, जो अभी मतलब 18 साल से 25 साल की एज ग्रुप की हैं, वो बहुत संघर्ष कर रही हैं। उनको बहुत वो 10,000 रुपये के कमरे में रहती हैं और उनको ठीक से खाने को और उसको भी नहीं मिलता, लेकिन वो लगी हुई है। क्यों लगी हुई, मैंने जानना चाहा। उनका यही जवाब था कि यहाँ उनको मन माफिक जीने की आजादी है, यहाँ उन पर कोई हुक्म नहीं चलाता और वो जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। यदि वो गिरना भी चाहती हैं तो अपनी मर्जी से और उठना भी चाहती हैं तो अपनी मर्जी से। तो ये जो आजादी का एहसास है ये हमारे महिला रंगकर्मियों को उन जगहों में और स्पेस में बड़ी ताकत देता है। आप देखिए कि शारदा सिंह के इस फेस्टिवल में लास्ट ईयर 4 जो प्रस्तुतियां हुई, सीमा आजमी आजमगढ़ के पिछले इलाके से जाकर गई, ठीक है, एनएसडी पास आउट है उस समय। झिलमिल हजारिका, उसने तो 3 बार इतना बड़ा स्ट्रगल किया है कि हम सोच कर दिल लगा लगता है। मीता वशिष्ठ, जिसके नाटक ने जेंडर को क्रॉस किया, वो कहती है कि औरत मर्द कुछ नहीं होता, इंसान होता है, लालदेन में जाकर वो करती है। और फिर हिमानी शिवपुरी। तो ये सब जो महिला रंगकर्मियां हैं, मतलब इनके होने से हमारे रंगकर्म में एक नई दृष्टि मिलती है और आधुनिक दृष्टि मिलती है जो हमें आगे की ओर ले जाती है कि हमारा समाज थोड़ा सा मानवीय तरीके से सोचे। अब और अंत में अनिश अंकुर। शुक्रिया जी, बहुत अच्छे से प्रवीण जी ने और दिव्या ने अपनी बातों पर रोशनी डाली है। मुझे याद है कि लगभग 2000 में जब अभी बातचीत प्रवीण जी कर रहे थे, कुछ महिला नाटककारों के नाम ले रहे थे, तो चंद्रशेखर कंबार ने एनएसडी से मॉडर्न इंडियन प्ले राइट की एक सूची की किताब निकाली थी। आपको हैरत होगी उसमें एक भी महिला नाटककार नहीं। साहित्य अकादमी ने अब किताब इसी के आसपास जीपी देशपांडे के संपादकत्व में उसमें मात्र एक महिला नाटककार का नाम आया और वो नाटक नहीं, ये महाश्वेता देवी की जो चर्चित रचना 1084वें की माँ। बहुत ताज्जुब की बात है कि अभी भी भारत में महिला अभिनेत्रियां हैं, नाटक कर रही हैं, निदेशिकाएं भी हैं, नाटककार नहीं, लगभग नहीं। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि पुराना जो क्लासिक आप देखिए, भारत में भवभूति है, भास है, शूद्रक है, कई लोग हैं, लेकिन महिला नाटककार नहीं। यूनान क्लासिक में ग्रीक ट्रेजेडी
कहीं भी महिला नाटककार नहीं। मेरी सबसे पहली बार हमने जब सफदर हाशमी का जो मशहूर नाटक है औरत, जो महिला जो प्रश्न अगर आया है, महिला उपस्थिति को तो छोड़ दीजिए, महिला प्रश्न भी नाटक में बहुत कम उभर गया है। आपको याद हो नाटक शुरू होता है औरत, इसमें पाकिस्तान की कवित्री की कविता है कि तुम्हारी भाषा में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो औरत के महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली उसी औरत की बात करती है जिसकी त्वचा नर्म है, बाल मुलायम है और बाल खुशबूदार हैं और गाल गुलाबी। तुम्हारी भाषा में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। ये नाटक देखिए सबसे ज़्यादा हिंदी क्षेत्र में या बाहर भी औरतों के सवाल से जितना जोड़ा गया हम लोगों को, वो इस नाटक से। एक और नाटक इसके पटना में थोड़ा कम मेंशन हुआ, वो थिएटर यूनियन का नाटक था ओम स्वाहा, काफ़ी पॉपुलर नाटक है। ज़्यादातर जो महिलाओं के सवाल जो नाटक में आए हैं वो आपको हैरत होगी कि थिएटर नाट्य संगठन से ज़्यादा महिलाओं के संगठन इसमें, जैसे एडवा ने, उनको याद है कालिंदी देशपांडे, ये लोग जब नाटक करते थे दहेज के, इन लोगों ने सबसे पहले नाटकों के सवाल को इंक्लूड करना शुरू किया। अभी भी जैसे लोग कहते हैं मोहन राकेश का नाटक है, जैसे आधे अधूरे, तो सावित्री का चरित्र, तो कहता कि एक स्त्री पुरुष में क्या खोजती है, एक एम्प्टीनेस रहता है, खालीपन रहता है, तो पूर्णता खोजती है। तो महिलाओं ने कहा कि नहीं, ये नकली चरित्र है सावित्री का, कि पुरुष में वो खुशी चाहती है, सुरक्षा चाहती है। उस वक्त भी इसकी आलोचना होती थी। तो महिलाओं के प्रश्न आए ही हैं, जैसे बहुत अच्छा कि अभी दिव्या ने कहा कि सबसे उसकी बड़ी समस्या थी पितृसत्ता, पैट्रियार्की को क्वेश्चन करना शुरू किया 70 और 80 के दशक में। मेरा सवाल है कि आखिर महिला रंगकर्मी या नाटककार क्यों नहीं आए? महिलाओं के सवाल आने शुरू हुए 70 के बाद से और 80 के दशक में। इसी वक्त क्या ऐसा था कि जो महिला नाटककारों की उभरती जो पीढ़ी थी उसको सबसे ज़्यादा कुंद किया? मेरे ख्याल से जो 80 के दशक में टर्न है पूरे इंडियन थिएटर का फोक फॉर्म की तरफ, थिएटर ऑफ द रूट्स की तरफ, जड़ों की तरफ लौटो। इस थिएटर ने फॉर्म को, निर्देशक को बहुत ताकतवर बना दिया, स्क्रिप्ट को, नाटककारों की भूमिका जनरल बहुत पीछे चली जाती रही, कमज़ोर होती गई। इसी में महिला नाटककारों का भी अभ्युदय नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये। दूसरा एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के संघर्ष के बारे में। आप सब लोगों को याद होगा कि मणिपुर की महिलाओं के बारे में पूरी दुनिया में जो हृदय विदारक दृश्य है कि नंगी होकर उन लोगों ने अपना बैनर लगाया, इंडियन आर्मी रेफल, असम राइफल के लोगों के द्वारा। ये दृश्य कहाँ से आया? सब लोग जानते हैं कि ये नाटक से उठाया गया। एच कन्हैया लाल और उनकी पत्नी सावित्री देवी, नेपी उस नाटक का नाम है, सावित्री हंस बाई। पूरा दृश्य नाटक से उठा के कि कैसे भारतीय सेना ये करती। इसके पहले मतलब वुमेन्स मूवमेंट में भी तो ये इस चीज़ को सबसे पहले एड्रेस किया नाटक। दूसरी बात हम लोग को ये याद रखनी चाहिए कि हमारे मिथकों में औरतों ने, जब भी मिथकों के साथ सबसे ज़्यादा नाटककार और औरतों के साथ दिक्कत रही है, भारत के जो मिथक हैं बहुत ज़्यादा पुरुष। हमारे तमाम नाटक, जैसे हम लोग कहते हैं कि कालिदास आज भी प्रासंगिक है। मान लीजिए कि कहता है कि कौन कालिदास का नाटक है भाई, तो विज्ञान शकुंतला, शकुंतला नाटक कीजिएगा। क्या है नाटक में? एक राजा प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वो कहता है कि उसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद बीत जाते हैं, तो जब लड़की जाती है राजा के पास, कहता है कि मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं। अब ये नाटक आज कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? ये नाटक तो राजा के पक्ष में लिखा गया। अरे राजा, तुमने प्रेम करके कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, शादी नहीं की, तो लंपट राजा। तो भारत में कहा, अरे बेचारे को शाप पड़ा हुआ था ना कि भूल जाएगा। तो पूरा नाटक ही राजा को बचाने के लिए लिखा गया। अब आज आप कीजिएगा तो स्त्री के खिलाफ लाता है नाटक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ब्रेख्तियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एलियनेशन हो जाता है। कोई पात्र आएगा, कह कि देखिए ये पात्र आएगा सूत्रधार, वो अभी भूल जाएगा, तो एलिनेट करता है। जो ब्रेख्त बहुत बड़ा एक
औरतों के पक्ष में जहाँ तक हमको लगता है कि उसने तो मिथकों से इंगेज करने के लिए, खास करके इंडियन मिथ से इंगेज करने में बहुत ज़रूरी है कि उसकी समझ हो। एक बड़ी समस्या जो नाटकों में ये आई है औरतों के सवाल को, कि वो पैट्रियार्की को क्वेश्चन किया जाता है लेकिन प्रॉपर्टी के सवाल को क्वेश्चन नहीं किया जाता। मतलब पितृसत्ता सवालों के घेरे में है लेकिन संपत्ति संबंध। आपको याद होगा, अगर मैक्सिम गोर्की की माँ अगर उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें उसका जो पावेल ब्लासोव है नाटक, तो उसकी माँ को उसका पिता पीटता, मारता, तो माँ उसके खिलाफ बोलती। तो पावेल ब्लासोव विचित्र डायलॉग बोलता कि सही बात है माँ की पिता तुमको पीटता है, लेकिन ये भी तो बात है कि फैक्ट्री में पिता भी प्रताड़ित होता, पिता को भी कम तनख्वाह मिलती है, उसका गुंडा उसको तंग करता है। सवाल ये है कि जो सवाल है औरतों के शोषण और उत्पीड़न का जो चेन है, कोशिश की जाती है कि पितृसत्ता के इस क्वेश्चन को मैग्नीफाई करके देखा जाए और बाकी जो सवाल है संपत्ति के सवाल को उसको कम करके देखा जाए। हमको लगता है कि जो नाटक, जितने जो नाटक किए जाते हैं जो इंडियन भारत नाटक में, पैट्रियार्की और प्रॉपर्टी दोनों को जब तक क्वेश्चन किया जाएगा, मेरे ख्याल से इंडियन नाटक में जितनी स्त्री नाटककार हैं, जैसे आप देखिए ये जो नाटक है जो संजय उपाध्याय जी करते हैं, ये वाला विदेशिया, वो क्या है, तो प्यारी सुंदरी की कहानी। आप भिखारी ठाकुर का जितना नाटक ले लीजिए, बेटी बेचवा है, सब स्त्रियों के क्वेश्चन को अपने ढंग से, हालांकि उसमें दिक्कत है विदेशिया आज कैसे, हाँ विदेशिया आज कैसे कर, तो उनके प्यारी रखेली की बात, और भी कई ऐसे नाटक हैं। तो जब भी हम जब नाटक करेंगे तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और ज़्यादा इसमें सजग और जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसी पटना में युवा निर्देशक, उसका नाटक हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब नाटक करता था तो एक स्त्री जो है अपने पति के मरने पर ऑलमोस्ट सती काइंड ऑफ, हम बोले उससे कह रहे ये नाटक में सती प्रथा का ग्लोरिफिकेशन होता है, तो बता कि यही तो हमारी परंपरा है। बहुत जागरूक नाटक है, पढ़ाता है कई जगह। तो स्त्रियों के सवाल को हम लोगों की भी समझ जो है इसमें उन्हें बहुत ही परंपरागत खांचे में। दोस्तों, संजय जी ने कहा था कि समय 6 ही बजे तक है। एक अंत में बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी प्रवीण जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो पत्नियां थी उनका नाम, जैसे मोनिका तनवीर का नाम लिया, बहुत बड़ा योगदान है हबीब तनवीर की पत्नी का, मोनिका तनवीर का। उनका जो खुद भी वो एक्ट्रेस थी, काम करती थी, लेकिन हाँ और भी कई लोग, लेकिन क्या हर्ष किया हम लोगों ने मोनिका तनवीर के साथ। मोनिका तनवीर की जब मृत्यु हुई तो वैसी मृत्यु, वैसी हृदय विदारक, हृदय कपाने वाला किसी के साथ व्यवहार हुआ। जब मृत्यु हुई तो उनका नाम था मोनिका मिश्रा, लेकिन वो ईसाई थी। उनको जब कब्रिस्तान ले जाया गया तो ईसाई कब्रिस्तान ने उसको दफनाने से इनकार किया। बोला क्यों? क्योंकि उसने एक मुसलमान से शादी की, मुसलमान से शादी की, इसलिए इस ईसाई कब्रिस्तान में इसको नहीं दफनाया जाएगा। तब मोनिका तनवीर के साथ वो किया गया जो शायद किसी औरत के साथ नहीं किया गया। मृत्यु के बाद उस औरत का, उस शव का धर्मांतरण कराया गया फिर ईसाई धर्म में। मुसलमान और ये कह कि मुस्लिम से शादी किया, उसको फिर से ईसाई बनाया गया, तब जाकर उसको ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दी। इतनी बड़ा जिसका योगदान था, उसके साथ हमारा समाज ये सलूक करता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थिएटर नाटक जो है, महिलाओं को इस सवाल को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है देश भर में, उसके साथ आप बिहार में, अभी बातचीत हो रही थी 70 और 80 के दशक से, आप जाइएगा बिहार में 30 का दशक, 40 का दशक औरतों के आंदोलन के, खासकर किसान आंदोलन में, आप लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। बहुत ही ताकतवर सशक्त आंदोलन था। कलावती जैसी महिलाओं, दुर्गावती जैसी, उनका कहीं हिस्ट्री में नहीं। सुनीति देवी का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, जो भगत सिंह की जब हत्या फरीदनाथ घोष की वजह से हुई, बेतिया का जो आदमी था उसकी गवाही पर उसकी मृत्यु हुई, तो पंजाब के लोगों ने बिहार के लोगों को कहा कि ये जो कलंक बिहार के नाम पर है उसको आप धोइएगा कि ढोइएगा। तो उसको मारने के लिए सबसे पहली महिला जो खड़ी हुई उसका नाम था सुनीति देवी, तो बाद में फांसी हुई बैकुंठ शुक्ल को। ऐसी महिलाओं का जीवन अगर हम लोग नाटक में ले आए, ऐसी महिलाओं के बारे में हम लोग को बताया ही नहीं जाता, जानने ही नहीं दिया जाता,
तो बहुत जरूरी है कि नाटक का जो सवाल है वो बाकी सोसाइटी के सवाल से जब जुड़ेगा। महिलाओं की मुक्ति क्या है, महिलाओं का फ्यूडलिज्म, पैट्रियार्की क्या है, पैट्रियार्की के सवाल को जो बाहर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके साथ जब जैसे बंगाल का थिएटर, जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह करना शुरू किया तो लोगों ने क्या कहा, बहुत आए बोलने वाले, अपनी बेटी का होता तब जानते। अब सोचिए जब उसकी अपनी बेटी की शादी हुई तो वो उसने आशीर्वाद दिया जो कोई पिता अपनी बेटी के साथ नहीं करेगा, लगे जाओ विधवा हो जाओ, विधवा हो। उसके बाद उसने शादी की और वो काम वो कैसे करते थे, वो नाट्यों से। आप लोगों ने दृश्य सुना होगा नील दर्पण के बारे में, बहुत गहरा ताल्लुक था इनका नाट्यों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नील दर्पण वाली बात हम लोग सब जोते हैं। तो उसके लिए ये कलेजा चाहिए औरतों के साथ, मंच पर भी उठाने के लिए और मंच के बाहर भी उठाने के लिए। और ये हम लोगों की भी जरूरत है कि महिलाओं के सवाल को, मुक्ति के सवाल को ज़्यादा महिलाएं आए। हम ही लोग नाटक करते हैं, हम ही टीम लेके जाते थे नाटक में, कहता था कि अरे ये लगता है भाई जी तुम लेके आए, गाँव में आता था तो क्या हम लोग छोड़ दिए? बहुत सारी लड़कियों ने, पटना की बहुत सारी लड़कियों ने, शिल्पी है, लक्ष्मी मिश्रा जो संजय जी के यहाँ काम करती है, शारदा है, मोना जी हैं, शगुफ्ता रशीद है, शाइस्ता रशीद है। और एक बात और की बात जानिए, बिहार में 2001 में महिलाओं का प्रतिशत था 31%, 11 में हो गया 51%। कैसे होगा? इसमें बहुत बड़ा रोल महिला रंग था। पूछिए कैसे? इस पर बात बहुत कम की जाती है। और ये सरकार ने, बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादातर नुक्कड़ नाटकों का उपयोग किया था महिला साक्षरता के सवाल को। अब पूरे बिहार में महिलाओं को नुक्कड़ नाटक करने के लिए उसमें शामिल किया गया था। और ये जो अचानक 20% का उछाल आया 10 साल में, देश में कहीं पर नहीं हुआ। उसमें उन रंगकर्मियों का, पुरुष रंगकर्मियों का और महिला रंगकर्मियों का, ये जो साधना काम करती है वो उसी तरीके से आई है। तो बहुत ऐसी रंगकर्मियों का दिक्कत है कि बिहार में जितना विराट काम किया गया है, बड़ा बड़ा काम किया गया है, हम लोग भी अपनी चर्चा नहीं करते। खाली दिल्ली या मुंबई की जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की महिलाओं का जो योगदान है, छोटे छोटे घरों से इतना संघर्ष, स्ट्रगल करके, ठीक है 5 ही साल की, 7 ही साल की, लेकिन उसका बड़ा योगदान है। ऐसे महिलाओं के संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शुक्रिया। अनिश ने बहुत अच्छी बात दिलाई कि पुराने आलेख को यदि हम आज करें तो कैसे करेंगे। ये संजय उपाध्याय के सामने भी चुनौती है कि विदेशिया का जो पुराना आलेख है उसको यदि आज करेंगे तो कैसे करेंगे। इस पर सबसे बड़ा उदाहरण 2 है। जैसे मोहन राकेश के, इससे पहले मैं जहाँ तक याद करता हूँ, इस दुनिया में स्त्रियों के सवाल जो सबसे पहले किसने उठाए थे, जब स्त्री विमर्श दूर दूर तक नहीं था, नॉर्वे के नाटककार थे हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन ने डॉल्स हाउस में ये सवाल उठाया था, जिसमें उसकी नायिका जो नोरा है वो सबसे पहले कहती है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरा पति का है। और बाद में उसको पति के घर से जाना था। बाद में उसका दूसरा नाटक था हेड्डा गेबलर, जिसमें वो औरत कहती है कि जिंदगी तो खूबसूरत नहीं हो सकी, मौत खूबसूरत होनी चाहिए। बाद में लैला मजनू एक आलेख है, तो लैला मजनू को हमारे यहाँ नौटंकी में अक्सर ये प्रेम कहानी उसमें कहा जाता है। एक लंदन का राइटर इस्माइल चुनारा लिखते हैं उसको, और रामगोपाल बजाज उसको नए संदर्भ में करते हैं। वो नया संदर्भ क्या है कि जब लैला का पति मर जाता है और लैला मजनू स्वतंत्र है। इस्लाम में है कि पति के मरने के बाद औरत स्वतंत्र हो जाती है। वो रेगिस्तान में पागल है उसका प्रेमी मजनू, और उससे मिलने जाती है। और लैला जब मिलती है मजनू से तो मजनू उसको पहचानता नहीं। वो कहती है मैं तुम्हारी लैला हूँ जिसके लिए तुम इतने पागलों की तरह भटक रहे हो। वो कहता है कि तू कौन है औरत? लैला तो मेरी रूह में समाई हुई है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और उसके बाद लैला एकदम धम से नीचे गिरती है और दोनों हाथें उठाकर कहती है कि या खुदा, मैंने नियम से रोजे रखे, नमाज पढ़े, लेकिन मेरी ही किस्मत में जुदाई क्यों। ये है लैला मजनू का जो आधुनिक संदर्भ, जो औरत की अपने अकेलेपन को रोमांटिसिज्म से निकालकर यथार्थ बोध में ले जाता है। मोहन राकेश के सारे नाटक लगभग आज की डेट में स्त्री विरोधी मान लिए जाएंगे, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता है कि कालिदास जिंदगी भर रंगरलिया मनाता रहे, राजा बनता रहे, वो वारांगनाओं के पास जाता रहे और मल्लिका उम्र भर उसका इंतजार करती रहे। आखिरी दृश्य याद कीजिए आषाढ़ का एक दिन का, जब कालिदास लौटता है और बारिश हो रही है और कहता है कि हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, तभी
पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो भागती है मल्लिका पीछे, और वो वापस आती है तो देखते हैं कालिदास भाग गया, पलायन कर गया। तो ये कैसे है? या आधे अधूरे में जो सावित्री है, सारा इल्जाम सावित्री पर ही क्यों है? तो इससे ये बड़ा जटिल प्रश्न है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन सारे प्रश्नों पर बात की। और क्या प्रश्न, एक आध प्रश्न कोई ले लीजिए। एक सिर्फ बात अपनी सबसे करनी थी, बहुत अच्छा ये कहते हुए उनको याद आई कि हम लोग अपने मिथकों को, अपने जो उनको क्वेश्चन करना शुरू, जैसे परशुराम जयंती मनाई जाती है, कौन था? अपनी माँ की हत्या की थी उसने। क्यों मारा था? जमदाग्नि आपको उसके पिता थे और रेणुका उसकी माँ थी। रेणुका उसकी माँ ने दूसरे पुरुष को बस प्रेम भरी निगाह से देख लिया था। इसी बात पर पिता ने बोला कि माँ को मारो, ये हमारी संपत्ति है, दूसरे पुरुष को निगाह। तो हम लोग अपने मिथकों को क्वेश्चन करना, उसको थोड़ा एक मातृहंता है, माँ को मारने वाला है, और हम लोग जयंती मनाते हैं उसकी। हो सकता है ये बात खराब लगे, लेकिन जो स्त्रियों का सवाल हो मिथकों से बहुत जुड़ा हो। बस तो ये बहुत जटिल प्रश्न है, और आज के समाज में, इस देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में गए बहुत सारे देश में, आप केरल में देखिए, हर जगह देखिए, जो नई लड़कियां आ रही हैं इसमें, वो बड़ी हिम्मत के साथ आ रही हैं, वो क्वेश्चन कर रही हैं, वो परंपरा पर सवाल उठा रही हैं, वो समाज के ढांचे पर उठा रही हैं, और वो बिना किसी परवाह के अपना काम किए जा रही हैं। तो क्या संजय जी कुछ सवाल? कोई सवाल, अगर कोई एक सवाल ले लीजिए या जल्दी समाप्त करना है तो। 6:06 भी हो गया, मुझे लगता है कि समाप्ति की घोषणा। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ कह दूं जी। ये तो सही था कि नाटककार, ठीक है मेरी बात चली जाएगी, नाटककार में मतलब महिला नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे नाटक हैं जिसका जिक्र यहाँ होना चाहिए था। भीष्म साहनी ने लिखा है माधवी। ध्रुव स्वामी एक नाटक है जिसमें ध्रुव स्वामी के जो चरित्र है वो पहली बार हिंदू संस्कृति में तलाक के बाद मोक्ष कहा गया। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम क्लीव हो, मतलब वो दूसरा शब्द थोड़ा जेंडर्ड है, नपुंसक, लेकिन वो इस्तेमाल किया उन्होंने नाटककार ने भी कि तुम क्लीव हो, तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। तो इस तरह का प्रसंग नाटकों में है। माधवी में भी आखिर में उसको पूरी तरह से संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है माधवी को। खुद विश्वामित्र भी उसको रखते हैं अपने यहाँ और घोड़ा दान करते हैं, लेकिन आखिर में जब गालो भी उसको कहता है कि तुम तो वापस फिर से नवयुवती बन सकती हो, तो वो उसको छोड़ देती है, कहती नहीं मैं तो तुमसे प्रेम करती थी, अगर तुमको स्वीकार है तो मुझको इसी तरह स्वीकार करो। तो हमारे नाटकों में ये आता है। हाँ, ये ज़रूर जो आपने कहा कि नाटककार महिला नाटककार बहुत कम है, निर्देशिकाएं भी कम है पुरुषों के मुकाबले। शुक्रिया। अभिनेत्रियां बहुत ज़्यादा हैं, अब हो गई हैं, पहले कम थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण शेखर, दिव्यलता गौतम और अनिश शंकर, और फिर संजय उपाध्याय जी आगे। बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हो रही थी, और इसको 1 घंटा और चलाया जाना चाहिए था। फिर कभी इस तरह का अवसर होगा, सहयोग बनेगा, तो हम लोग इसी विषय का पुनर्पाठ भी कर सकते हैं आने वाले समय में। और मैं चाहता हूं कि इस सत्र की समाप्ति के पूर्व हमारे 3 जो वक्ता हैं उनको हम लोग थोड़ा प्रस्तुति उत्सव की तरफ से एक सम्मानित करें। तो मैं विनु से आग्रह करूंगा कि आप हमारे जो मेहमान मैं ऋचा जी से आग्रह करूंगा कि आप आकर दिव्या अजीत राय जी का सम्मान आखिरी दिन किया जाएगा। मनोरंजन थोड़ा जरूरी है। धन्यवाद।
आग्रह करेंगे हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री वरुण कुमार सिंह से कि कृपया पंकज उदास जी को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पण करें। साथ ही हमारे आयोजन समिति के संयोजक श्री संजय उपाध्याय जी भी श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पण करें। आयोजन समिति के अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह श्रद्धांजलि देते हुए महान गायक पंकज उधास जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, और भी कोई यदि आप पंकज उधास जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अनीश अंकुर जी अभी कुछ देर पहले हमारे रंग वक्ता जो रंग संवाद में शामिल थे वो भी श्रद्धांजलि देते हुए। वीनू भैया हमारे वरीय रंगकर्मी वीनू भैया श्रद्धांजलि देते हुए। हमारे वरीय रंगकर्मी सुरेश कुमार हज्जू जी श्रद्धांजलि देते हुए। पापिया गांगुली जी जिनको आप कुछ ही देर बाद सुनने वाले हैं वे श्रद्धांजलि देते हुए। बहुत ही पॉपुलर लोक गायिका जिन्होंने पटना ही नहीं बल्कि देश के अन्य मंचों पे भी अपने परफॉर्मेंस का जलवा बिखेरा है, पापिया गांगुली जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। पापिया गांगुली जी का आज देसी बहना कार्यक्रम अपनी गायकी का जलवा बिखेरने आ रही है पापिया गांगुली जी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं ये मंच पापिया जी के हवाले करता हूँ। पापिया जी मंगल
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बोलिए गणपति महाराज की क्या बात है। और आइए अब वो क्या बात है। तो कहना क्या है, बहुत ही खास गाना है, बहुत ही खास लोकगीत। कहते हैं जितने लेडीज थे घर के, तो उसी में ये बयान किया गया है। कहते हैं अरे जॉन साहब आगे सैया बोल लो, जॉन साहब आगे सैया बोल लो, गोली दागे घायल कर जाएगी, गोली दागे घायल कर जाएगी। और आगे की लाइन में भूलिए, किसी को याद है? किसको याद है? ऐसे क्यों हाथ दिखेगा? आपको याद है? चलिए क्या है आपकी गुनगुनाइए, मैं यूं माइक कर रही हूँ। इतनी दूर से आवाज ही नहीं आ रही है, मैं ही बता दूं आप साथ करेंगे? चलिए क्या बात है। तो कहना है थोड़ी देर में
और प्रतीक चिन्ह कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आज पापिया जी ने आप सबको बहुत ही मनोरंजन किया है। नमस्कार। आज की शुभ संध्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं,
नाटक में ड्रीम सीक्वेंस। हालांकि असल जीवन में ये सचमुच का सपना है जो मुझे अक्सर आता है। सपने में इस तरह का प्रेमचंद रंगालय नहीं है। एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, बहुत बड़ा विशाल स्टेडियम, उसमें हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, चारों तरफ लोग ही लोग और सब लोग बोलते जा रहे हैं ज्योति 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 ज्योति। मैं एक बहुत बड़े मंच पर खड़ी हूँ, बहुत ही बड़ा मंच है और दो फ्लड लाइट है और मैंने एक झीने से लाल रंग की ड्रेस पहनी है और उसके अंदर मैंने लाल रंग की ब्रा, लाल रंग की पैंटीज और ये जूते, ये एग्जैक्ट जूते पहने हुए हैं और सब लोग मेरा नाम बोलते जा रहे हैं और स्मोक मशीन, हेज मशीन, लाइट, म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा और फिर एकदम सन्नाटा। एकदम गहन सन्नाटा और ये सन्नाटा मेरे कानों में गूंजता है जब मैं अचानक बिस्तर से उठती हूँ अपनी नींद से और मैं नींद से पूरी तरह जग जाती हूँ और बिस्तर पर घंटों बैठकर ये सोचती रहती हूँ इसके बाद क्या होगा। मतलब अगर ये सपना आगे चलता रहा तो इसके बाद क्या होगा। और देखिए मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है पर हर बार मुझे केवल दो ऑप्शन मिलते हैं, केवल दो ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में मैं खड़ी हुई हूँ और अचानक एक बड़ा सा चिकन बर्गर मेरे छाती पर आकर लगता है। मैं नीचे देखती हूँ तो यहाँ एक बड़ा सा मांस का लोथड़ा चिपका हुआ है और यहाँ से मेयोनीज और टोमेटो केचप टप टप करके नीचे गिर रही है बर्गर की ब्रेड के ऊपर। मैं देखती हूँ और मैं जोर से चिल्लाती हूँ I'm a vegetarian! तभी एक सैंडविच मेरे मुंह पे आके लगता है और अचानक ये पूरी भीड़ मेरे पर खाना फेंकने लगती है। बड़ा पाव, समोसा पाव, जलेबी, गुलाब जामुन। डूबती जाती हूँ और अंततः घुटकर दम तोड़ देती। जो दूसरा ऑप्शन है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। नहीं सच में। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या होता है ना, मैं वहां खड़ी हूँ, स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हैं और मैं ये कर रही हूँ और लोग एकदम चुप है, बिल्कुल आप लोगों की तरह एकदम सन्नाटे में। लोग बैठे हैं, मैं कर रही हूँ, लोग बैठे हैं, मैं कर रही हूँ, लोग बैठे हैं, और ये चलता रहता है 10 मिनट तक और सपने के अंदर समय और धीरे चलता है। तो आप मान के चलिए कि मैं ये कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे तक। मैं करती जा रही हूँ, लोग देखते जा रहे हैं, किसी का फोन भी बीच में बज रहा है पर लोग देखते ही जा रहे हैं और अंततः राइट साइड में 10वीं रो में एक सज्जन खड़े होते हैं। उन्होंने काले रंग का कोट, लाल टाई, काला चश्मा पहना हुआ है। उठकर कहते हैं deeply disappointing, Dokra. This committee is deeply disappointed. The committee never thought you'd get fat, frumpy, and 50. Deeply disappointing, Dokra. और फिर एक यंग सी लड़की जो कि 20-22 साल की है, उसने बहुत खूबसूरत सफेद रंग की ड्रेस पहनी है, काजल लगाया हुआ है, वो अचानक से कहती है मुझे आशा थी कि मैं आज कुछ बहुत ही खूबसूरत देखूंगी, कुछ बहुत ही गहरा, कुछ बहुत ही महान। पर तुम तो बूढ़ी हो और ऊपर से मोटी, मुझे कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि तुम कुछ नहीं हो।
वो उठती जा रही है और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एकदम ऊपर। स्टेडियम के सब लोग उसे देख रहे हैं और वो मुझे देख रही है और वो कहती है, You have no right to be inside this dream. Get out! Don't you have any shame? सब लोग शुरू कर देते हैं। Where is your shame? Where is it? Where is your shame? Get out! Get out! Get out! Don't you have any shame? Where is your shame? You should be ashamed. You should be ashamed. Don't you have any shame? You should have some shame. Where is your shame? Get out! Get out! Get out! Get out! Get down! 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 मेरे मन में ये विचार आता है कि वो किस प्रकार की महिला होगी जिसे इस तरह का सपना आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। मतलब मान लीजिए 6 महीने से हर बृहस्पतिवार और कभी कभी तो शनिवार में, अगर मैंने चाइनीज खाया। नहीं, आप चाइनीज खाइए, आपको अद्भुत सपने आएंगे। तो मैंने जितना सोचा 3 बातें मुझे साफ नजर आई। ऐसा सपना उसी औरत को आएगा ऐसे अच्छा लगता है कि लोग उसे देखें। ऐसी औरत जो मोटी है और सपने में भी ये भूल नहीं पाती कि वो मोटी है, और ऐसी औरत जो चीख सकती है बिना आवाज निकाले। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग एकटक मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि आप लोग सब अंधेरे में हैं, मैं मंच पर भी लाइट में हूँ। अनाउंसमेंट में भी आपको बोला गया है कि फोन नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, हंस नहीं सकते। मेरे देखने के अलावा आपके पास ज़्यादा कोई चारा नहीं है। पर फिर भी अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं। शुक्रिया। मतलब वैसे अगर मैं बाहर होती सड़क पर, या बाहर जो प्रोग्राम चल रहा होता वहाँ खड़ी होती, या मॉल में होती, या मार्केट में होती, तो आप लोग मुझे देखते नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं अदृश्य हो जाती हूँ या कुछ। मतलब अगर मैं आपके सामने से गुजरती ना तो भी आप मुझे नहीं देखते। मैं आपके सामने आकर खड़ी होती शायद तब भी नहीं। मेरी उनकी औरतें दिखती नहीं हैं, वो बस होती हैं। तो अचानक से सब लोग देख रहे हैं तो धन्यवाद। मोटापे को लेकर मुझे एक बात नहीं थी कि देखिए, आपका जो भी साइज हो, अगर आप समझदारी से कपड़े पहनेंगे ना, सलीके से, तो आप अपना मोटापा पूरी तरह से छुपा सकते हैं। मतलब कि पूरी ही तरह से, मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इनकी तुम है। बस आपको समझदारी होनी चाहिए कैसे कपड़े पहने। नहीं, मैं सच, आप इसे मजाक में समझिए, वैसे आप हंस भी नहीं रहे पर मजाक भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, आपको तुम नजर आ रही है, नजर आ रही है।
एक मिनट रुकिए, ये देखिए, कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ? हाँ बोलने में पैसे नहीं लगेंगे, बोल अच्छी लग रही हूँ? लग रही कि नहीं? वैसे गाड़ी तो बनती है। मैं अपनी यहाँ क्या हुआ है ना कि जो शरीर की जो लीनियर लाइंस हैं वो अचानक से कट हो गई हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर एक अद्भुत सा डिजाइन बना हुआ है कि जब आंखें इस शरीर को देखती हैं तो इस अद्भुत डिजाइन को देखकर दिमाग एकदम चकरा सा जाता है, एकदम जरजरा जाता है कि दिमाग को लगता है कि नहीं नहीं ये मोटा व्यक्ति है, उसका मोटापा दिख नहीं रहा, पर मोटा है पर नहीं दिख रहा, मोटा है नहीं दिख रहा, मोटा। हम यही चाहते हैं कि दिमाग एकदम जरजरा, और दिमाग को जरजराने के बड़े तरीके हैं। जैसे आप कुछ अजीब सा पहन लीजिए, एक अजीब सा कुर्ता पहन लीजिए, अजीब सा पैजामा पहन लीजिए, अजीब सा सर पे कुछ ओढ़ लीजिए। आप ऐसा कुछ कर लीजिए कि जब कोई आपको देखे तो उसे ये समझ ना आए कि ये क्या चीज़ है, ये पतली है, ये मोटी है, ये जवान है, ये बूढ़ी है। ये हम चाहते हैं ना। मुझे मालाएं पसंद है, सिंपल सी। देखिए मैं माला पहन लेती हूँ ना, सब कुछ बदल जाता है, मतलब कि सभी कुछ। देखिए मैंने माला पहन ली ना, अगर कोई जवान आप मुझे देखे वो कहेगा नहीं मुझे लगता है आंटी जी जा रही है, नहीं मुझे लगता है नहीं आंटी जी नहीं है, आंटी जी नहीं है, नहीं मुझे लगता है सेक्सी आंटी जी है, नहीं मुझे and that is what you want. You want to completely confuse them. अब कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बढ़िया तरीका है कि आप कुछ अजीब सा पहने, जैसे मैंने आपको कहा ही है, मैं हमेशा जैकेट पहनती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पसीना आ रहा हो, पसीना ना आ रहा हो, जब तक as long as I'm looking hot, I never feel hot. अच्छी लग रही? देखिए अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग के अंदर एक आवाज है जो बार बार कह रही है तुम मोटे हो, 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 तो अब मैं आपको बताती हूँ राम। देखिए नियम है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, हील्स पहन लीजिए, आपकी सारी समस्याएं उसी वक्त सॉल्व हो जाएंगी। मैं तो घर में पूरा टाइम हील्स पहन के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रहती हूँ, मजा मुझे कोई कुछ कहते, हील्स का बहुत फायदा है, बहुत। आप पहन के देखिएगा, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही, पुरुषों के लिए भी कह रही, पर वो बनने के लिए जो आपको लगता है कि आप पैदा हुए तो बनने के लिए, वो बनने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअल में क्या हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, आपकी कैसी फिगर है, आप लंबे हैं, पतले हैं। ये पहली बार है कि प्लीज बैठिए, ये पहली बार है कि मैं काम किया रोशनी और कोमल, जिनके बिना ये कॉस्ट्यूम यहाँ पे अधूरा होता। पर देखिए हमारे समाज की ये विडंबना है कि ज्योति जी ने अभी यहाँ 2 घंटे का नाटक किया और मैं एक पुरुष होते हुए यहाँ खड़े होकर सबका धन्यवाद करता हूँ। और इसी कारण इस शर्मिंदगी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये अकेली औरत फेस्टिवल का वो अकेली औरत जो नेतृत्व इतना बढ़िया ढंग से करती है शायद। बहुत होना है, छोटा सा एक छोटा सेशन होना है एक्टर्स मीट, जिसमें कि आप कुछ आपके मन में कुछ ख्याल हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं 2 लोगों को मंच पर बुलाना चाहूँगा ज्योति डोगरा जी को सम्मानित करने के लिए। कल
के नाटक की जो प्रोटैगनिस्ट है, नायिका है, रसिका आगा हैं, शारदा सिंह, आप दोनों को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं और ज्योति जी को आप लोग सम्मानित करें। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा सेशन करेंगे, आप आगे बैठे, कुछ बातचीत होगी। इस सत्र को संचालित करने के लिए मैं अजीत राय जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस सेशन को संचालित करें एक्टर्स मीट को लेकर।